नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 हिंदी केंद्रित की पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 2 जूझ को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव। और यह वीडियो सीबीएसई के नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें एमसीक्यू के अनुसार संपूर्ण नोट्स और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बोर्ड परीक्षा में उपयोगी होंगे। इस आत्मकथात्मक उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव, जो मराठी साहित्यकार हैं। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना, और इस अंश में लेखक के पढ़ने के संघर्ष का वर्णन है। लेखक खेती के स्थान पर नौकरी इसलिए करना चाहता है ताकि वह 4 पैसे कमा सके और विठोबा अण्णा की तरह कारोबार कर सके। लेखक के पिता ईख पेरने का कोहलू दिवाली बीत जाने पर चलाते थे। कोहलू जल्दी चलाने के कारण ये थे कि एक तो उनका गुड़ अच्छा नहीं होता था, और दूसरी बात ये थी कि बाजार में जल्दी गुड़ आने से उनको भाव अधिक मिलेगा, इसलिए वो जल्दी चलवाते थे। मां द्वारा लेखक की पढ़ाई की बात करने पर उसके पिता बरहेला सुअर की तरह उस पर गुस्सा करते थे। लेखक पढ़ाई की बात के लिए मां को दत्ताजी राव देसाई के घर ले गया। लेखक की मां उसे 7वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी, लेकिन लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी थी, और उसकी मां ने दत्ताजी राव को बताया कि उसके पिता यानी लेखक के पिता आजादी से घूम सकें, बाजार में रखमाबाई के पास समय गुजार सकें, इसलिए जो है उसने लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी है। लेखक व उसकी मां दत्ताजी राव के यहां जनवरी के महीने में गए थे। तब लेखक ने कहा कि अब 2 महीने में मैं इस कक्षा की तैयारी कर सकता हूं। लेखक की मां ने दत्ताजी राव के यहां जाने का जो बहाना उसके पिता को बताया, वह यह बताया कि वह साग भाजी देने के लिए वहां गई थी। दत्ताजी राव ने लेखक से कहा कि तुम्हारे पिता को मेरे घर भेजना और बाद में जीमने यानी खाना खाने के बहाने से बुलाने आना, और जब मैं पूछूं तो सारी बात सच सच बता देना। जब लेखक की मां ने उसके पिता को कहा कि दत्ताजी राव ने आपको बुलाया है, तो यह उसके लिए सम्मान की बात थी। लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वाने का जो कारण दत्ताजी राव को बताया, वह यह था कि इसकी गलत आदतें पड़ गई है, जैसे सिनेमा देखना, चारा व कंडे बेचना, खेलना। इस कारण से उसने कहा कि मैंने पढ़ाई छुड़वा दी है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला भेजने से पहले कुछ वचन लिए। वह वचन क्या है, ये बड़े महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। एक तो 11 बजे तक खेत में पानी देना, खेत से पाठशाला जाना। दूसरा, छुट्टी के बाद बस्ता घर पर रखकर खेत में ढोर चराना। तीसरा, खेत में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से छुट्टी लेना। और इसके बाद लेखक का 5वीं कक्षा में दोबारा प्रवेश हुआ। कक्षा में पहुंचने पर लेखक का मन खट्टा हो गया। उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि चौहान नामक लड़के ने वह उसकी मजाक उड़ाता था। अन्य बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसका उसकी धोती व गमछा खींचते थे। अब गमछा या धोती खींचने की परेशानी से बचने के लिए उसने अपनी मां को कहकर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मंगवाई। मंत्री जो मास्टर थे वो गणित के अध्यापक थे, और पीठ पर जोर से घूंसा मारते थे, इसलिए बच्चे उनसे डरते थे। पाठ में वसंत पाटिल का जिक्र है, जो लेखक के साथ पढ़ने वाला लड़का है, मॉनिटर है कक्षा का। वह दुबला पतला है, होशियार है, स्वभाव से शांत है, और घर से पूरी तैयारी करके आता है। वसंत पाटिल जैसा काम करने के कारण लेखक को भी कक्षा का मॉनिटर बनाया गया उसके साथ साथ, और मास्टर उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे।
जो उसे अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी मां भी उसे कभी कभी आनंदा कहकर पुकारती थी। मास्टरों के अपनेपन व वसंत की दोस्ती के कारण लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु और आता है, न व सौंदलगेकर के अध्यापन की विशेषताएं। ये मराठी के अध्यापक थे, सुरीला गला था, उनमें रसिकता थी और मराठी के साथ साथ अंग्रेजी कविताएं भी उन्हें याद थी। दूसरा, कविता गाकर सुनाते थे, साथ ही साथ अभिनय के साथ भाव ग्रहण भी करवाते थे। तीसरा बिंदु इसमें आता है कि वे पढ़ाते समय अन्य कवियों की कविताएं सुनाते थे, उनसे मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे, जैसे उन कवियों में जैसे यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के संस्मरण सुनाते थे। और साथ ही साथ स्वयं की भी कविताएं सुनाते थे, जिनसे विद्यार्थियों का मन लगा रहता था। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद में लेखक की धारणा में, खेत में काम करने समय लेखक की धारणा में क्या अंतर आया। कविता के प्रति लगाव से पहले खेत में काम करते समय लेखक की क्या धारणा थी। ढोर चराते, पानी लगाते व दूसरे काम करते समय उसे अकेलापन बड़ा खटकता था। उसे लगता था कि कोई साथ में हो जिससे वह गपशप व हंसी मजाक कर सके। लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद खेत में काम करते समय लेखक को अकेलापन अच्छा लगता था। उसका समय आसानी से निकल जाता था और उसे लगता था कि अकेला होने पर वह ऊंची आवाज में गा सकता है व थुई थुई कर नाच सकता है। लेखक ने अनंत काणेकर की कविता चांद रात पसरी ते पांढरी गया धरणीवरी, इस कविता को केशव कर्णी जाति नामक छंद में गाया, जो मास्टर को अच्छा लगा। हालांकि यह जो धुन है, ये जो छंद है, उन्होंने सिनेमा के किसी गीत के आधार पर गाया था, लेकिन यह प्रयास मास्टर को अच्छा लगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक में कैसे पैदा हो गया, उसके क्या कारण थे। तो उसके कारण समझते हैं। मास्टर साहब द्वारा लेखक से छठी सातवीं कक्षा के सामने व पाठशाला के समारोह में कविता गवाना, मास्टर द्वारा कवियों के संस्मरण सुनाने और मास्टर को कविता करते देख कवि को यह महसूस हुआ कि कवि भी हमारी तरह ही हार्ड मास का आदमी ही होता है, एक सामान्य आदमी होता है, हार्ड मास क्रोध लोभ का एक आदमी होता है और मैं भी कविता कर सकता हूं। इसी प्रकार मास्टर साहब के दरवाजे पर छाई मालती की बेल को देखने व उस पर लिखी मास्टर की कविता को पढ़ने से उसे लगने लगा कि हम अपने आसपास की किसी भी चीज पर कविता लिख सकते हैं। इससे लेखक को काव्य विषय की जानकारी हो गई और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके आत्मविश्वास बढ़ने का एक कारण यह भी था कि मास्टर उसे शाबाशी देते थे, कविता के शास्त्र यानी भाषा, छंद, अलंकार आदि की जानकारी भी समय समय पर देते थे और उसका मार्गदर्शन करते थे। भैंस चराते चराते लेखक फसलों व जंगली फूलों पर कविता लिखता था। कविता लिखने के लिए लेखक जेब में कागज पेंसिल रखता और खेत में काम करते करते वह कविता बना लेता। कभी उसके पास कागज पेंसिल नहीं होती तो वो लकड़ी की डंडी से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता और जब कविता याद हो जाती तो उसे मिटा देता। कविता के शास्त्र पर मास्टर साहब ने कुछ जानकारियां दी थी। वो क्या है? सबसे पहले भाषा। मास्टर साहब ने बताया कि भाषा कैसी हो, संस्कृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए, शुद्ध लेखन कैसे करें, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, ये जानकारी दी। छंद के बारे में बताया कि छंद की जाति कैसे पहचाने, लय क्रम कैसे देखें और साथ ही साथ अलंकारों की सूक्ष्म बातों को भी उन्होंने बताया। इस प्रकार यह कहानी का अंश पूरा होता है। इस अंश का हिंदी अनुवाद
केशव प्रथम वीर ने किया है? आशा है जूझ पाठ आपको समझ में आया होगा और इसके सभी प्रश्न आप हल कर पाएंगे। इससे संबंधित प्रश्नों का वीडियो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।